सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सुकमा में लापता जवानों की तलाश में अभियान तेज। नक्सली हमले में 25 जवान शहीद, 7 घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे दौरा। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में फिर की बात। पनीरसेल्वम गुट का भ्रामक प्रचार का आरोप। पलनीसामी गुट ने नकारे आरोप। सीबीएसई ने खत्म की मॉडरेशन नीति। मुश्किल सवालों के लिए अब नहीं मिलेंगी ग्रेस नंबर। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे उपराष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच आज होंगे व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझौते। आपसी रिश्तों की मजबूती पर जोर। और के विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के अवार्ड। तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए सम्मान। 3 मई को राष्ट्रपति करेंगे सम्मान। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुकमा जिले में कल हुए इस नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि करीब 7 जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सली भी मारे गए। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में आपात बैठक करके सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करके नक्सली हमले की जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के बाद पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही लापता जवानों की तलाश में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। घटना स्थल से घायलों के साथ साथ शहीद जवानों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। कैजुअलिटी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आसपास रीइंफोर्समेंट के लिए पर्याप्त बल निकल गए थे और उनकी मदद से मतलब डेड बॉडीज़ को भी रिकवर की गई थी। और बाकी और भी यदि ट्रूप्स यदि उनके भी यदि कोई दिक्कत हो तो उसको भी रिट्रीव करके ले आएगा। अभी थोड़ी देर बाद ही मतलब पूरा क्लियर हो पाएगा। दिल्ली दौरे को बीच में ही छोड़कर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आपात बैठक कर हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली, साथ ही घायल जवानों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। वहीं शहीद जवानों के शवों को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की। उस क्षेत्र में हम और कैसे बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशन को जारी रख सकते हैं। सड़कों के निर्माण, पुल के निर्माण, दूसरे निर्माण कार्य, ये भी एक बड़ी चुनौती है जिसका हम सामना करेंगे। जवान पीछे हटने वाले नहीं हैं, मगर आने वाले समय में हमें और ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। इधर केंद्र भी राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर किए गए नक्सली हमले को सरकार एक चुनौती की तरह देखती है। राजनाथ सिंह ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सुकमा जाकर हालात का जायजा लेने को कहा है। वो खुद आज राज्य का दौरा कर हालात का जायजा लेने वाले हैं। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुकमा जिले में सीआरपीएफ पर हुए हमले की निंदा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों पर हुए नक्सली हमले की निंदा करते हुए उसे कायरतापूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कई और नेताओं ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमला कालापथार इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। जवान यहां नई बन रही सड़क की सुरक्षा के काम में लगे थे। हमले में 25 जवान शहीद हो गए। घायलों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इससे पहले भी सुकमा में कई बार जवानों पर नक्सली हमला हो चुका है। 12 मार्च को भी सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया गया था। इसमें 12 जवानों की मौत हो गई थी। वहीं 6 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के कुछ घंटों बाद ही झारखंड से भी नक्सली हमले की खबर आई है। झारखंड के डाल्टनगंज में सोमवार शाम नक्सलियों के एक हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 5 साल से कुछ ज्यादा समय में नक्सली हिंसा की 5,960 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 1,221 नागरिक
455 सुरक्षाकर्मी और 581 नक्सली मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात संभालने के लिए बातचीत एकमात्र जरिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि 2-3 महीने में हालात सामान्य हो जाएंगे। इस बीच श्रीनगर में आज एकीकृत कमान की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सोमवार को दिल्ली में थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी के हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति के तहत बातचीत का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि पथराव और गोलीबारी के बीच वार्ता नहीं हो सकती, इसके लिए शांति जरूरी है। जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल.के. अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। महबूबा मुफ्ती केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। उन्होंने घाटी में शांति के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। गृह मंत्री के मुताबिक सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बीजेपी महासचिव राम माधव भी मौजूद थे। आने वाला वक्त 2-3 महीने हमारे लिए बहुत अहम है। इसके लिए मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि हमारी मदद कर लें ताकि हम जम्मू कश्मीर में जो हम हालात को सुधारना चाहते हैं उसमें मदद करें और जम्मू कश्मीर को दोबारा हम एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएं। हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को आगे 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। इस बीच गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें ताज़ा स्थिति की जानकारी दी गई। दरअसल श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा के बाद से घाटी में तनाव है। पथराव और गोलीबारी की अनेक घटनाएं हुई हैं। छात्रों के प्रदर्शन के कारण भी हालात मुश्किल हैं। मंगलवार को श्रीनगर में एकीकृत कमान की बैठक भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में सोमवार से कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। श्रीनगर में मोर्चा निकाल रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की हत्या कर दी। कश्मीर के हालात को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी ने पीडीपी के साथ मतभेद की खबर को खारिज किया है। 5 दिनों के बाद सोमवार को कश्मीर घाटी में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। काफी संख्या में छात्र स्कूलों पर पहुंचे। छात्र भी कश्मीर के हालात और अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। जो मतलब पथराव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में भी सोचना है। श्रीनगर में कुछ छात्रों ने मौलाना आजाद मार्ग में मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस बीच आतंकियों ने पीडीपी के पुलवामा जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस ने कश्मीर में करीब 100 सोशल मीडिया ग्रुप की पहचान की है जो लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। इसमें से ज्यादातर को बंद कर दिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। और अभी तक जो हमने देखा कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती थी, छोटी बात पे यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, यहाँ से आर्मी की गई, उसकी मूवमेंट भी ये बताते थे जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं था। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के साथ अनबन की खबर को बीजेपी ने खारिज किया है। दोनों दलों के बीच किसी प्रकार का कोई रिफ्ट नहीं है। एमएलसी चुनाव के संदर्भ में कुछ कम्युनिकेशन गैप्स ध्यान में आए हैं, वो उसकी चिंता की जाएगी। ये तो एजेंडा ऑफ अलायंस 6 साल के लिए बनाया गया एजेंडा है, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हालात के लिए राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार को जिम्मेदार बताया है और सभी पक्षों से बातचीत शुरू करने की मांग की है। गवर्नर रूल कभी कोई हल नहीं होता है, इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। Really talk
and produce results whereby peace will come in this state, then they should not wait for the last stone to stop being thrown or the last bullet being fired. पिछले सप्ताह पुलवामा में सुरक्षा बलों की सख्ती के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके चलते कश्मीर घाटी के कॉलेज स्कूल 4 दिन तक बंद रहे। हाल के दिनों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों ने एक दूसरे पर विलय की बातचीत में देरी का आरोप लगाया है। पनीरसेल्वम गुट ने कहा कि मुख्यमंत्री पलनीसामी भविष्य के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस धड़े का आरोप है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। पलनीसामी धड़े ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि बातचीत के लिए न्योता भेजा जा चुका है। पनीरसेल्वम गुट का कहना है कि शशिकला और उनके परिजनों को पार्टी से हटाने की शर्त मान ली गई तो हम नई शर्त नहीं रखेंगे। More than 48 hours after the announcement of the committee, still there are lingering doubts about the genuineness of the other faction. Individual party leaders and senior ministers have been airing different views and versions, questioning the very motive of the dialogue. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में याची को सरकार के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं और ये नीति से जुड़े फैसले हैं। बीजेपी प्रवक्ता ऐश्वर्य उपाध्याय ने ये याचिका दाखिल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा कमीशन और जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक टीपी सेन कुमार की बहाली का निर्देश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेन कुमार का तबादला मनमाने ढंग से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट के फैसले को बरकरार रखा गया था। कैट ने राज्य सरकार के फैसले में कोई कमी नहीं मानी थी। टीपी सेन कुमार को 2016 में जिस हत्या और पुतिंगल मंदिर में आग लगने के बाद पद से हटा दिया गया था। टीपी सेन कुमार 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हर गाय और उसकी संतान को यूआईडी दी जानी चाहिए ताकि उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। साथ ही पशुओं के यूआईडी नंबर में उम्र, नस्ल, सेक्स, ऊंचाई, रंग, सींग के प्रकार के अलावा किसी खास निशान की जानकारी होनी चाहिए। बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी रोकने के लिए लोगों से सहयोग मांगा जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई अब आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि बांग्लादेश की सीमा से पशुओं के बड़े पैमाने पर तस्करी होती है जिस पर रोक लगाई जाए। दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर 10 करोड़ की आय से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप है। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। याचिका में इसे नहीं मानने की अपील की गई है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलपुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज,
राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर रहे, बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने परीक्षा में दिए जाने वाले नंबरों को लेकर मॉडरेशन नीति को खत्म कर दिया है। सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये फैसला किया गया। अंक मॉडरेशन नीति के तहत छात्रों को कठिन सवालों के लिए 15% अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। हालांकि अगर कोई छात्र कुछ नंबर से परीक्षा पास करने से रह जाता है तो ऐसे में रियायती अंक देकर पास करने का प्रावधान जारी रहेगा। सीबीएसई ने मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की थी कि मॉडरेट मार्किंग और ग्रेस मार्क्स को लेकर सभी बोर्ड की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। ओडिशा के कालाहांडी में भवानीपटना में सैकड़ों लोग दूषित पानी की वजह से पीलिया के शिकार हो गए हैं। इसकी वजह है पीने के पानी की खराब पाइपलाइनों में मिलने वाला सीवर का पानी। कई साल से जर्जर पड़ी पाइपलाइनों की मरम्मत नहीं की गई है। गंदे नाले, खुली सीवर लाइन और जर्जर पाइपलाइन, ये तस्वीरें हैं कालाहांडी जिले के भवानीपटना कस्बे की। सीवर का गंदा पानी सप्लाई लाइन से मिलकर पीने के पानी में घुलकर जानलेवा बन गया है। इसके चलते बहादुर बगीचा मोहल्ला के 200 से ज्यादा लोग पीलिया और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। सब गंदा पानी पीता है तो डंडी सोहे, अब का अब कुछ नहीं, दवाई फवाई तो कुछ नहीं। बहुत दुख है, पानी के लिए ऐसा हो रहा है। क्यों गंदा पानी आ रहा है? हाँ, गंदा पानी आ रहा है घर में। इलाके में पानी की सप्लाई की पाइपलाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और सालों से मरम्मत के इंतजार में है। उच्च सीवर और नाली की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इलाकों में पीलिया फैलने की बड़ी वजह दूषित पानी है। दुख तो बहुत परेशानी है। मोहल्ले भर में जितने भी हैं जॉन्डिस है, एक एक घर में 3-4 आदमी पेशेंट हैं। अभी हमारा भवानीपटना टाउन में कुछ जॉन्डिस फैला हुआ है, इसीलिए हम लोग ये तो जो सीवरेज पानी और पीने का पानी जहाँ कनेक्शन हो जाता है, इस वजह से जॉन्डिस होता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी दलीलें हैं। विभाग का दावा है कि पुराने पाइपलाइनों को बदला जा रहा है। पानी की सप्लाई को टैंकरों के सहारे पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोगों के पीने के पानी की जरूरत पूरा करने में नाकाफी है। New pipelines around 30 kilometers we have already laid. So recently we have activated the treatment plant fully and we are supplying water. It is regularly tested. हालात बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया। उथले नलकूपों को बंद और सड़क किनारे बिकने वाले खाने पीने की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कालाहांडी देश के सबसे पिछड़े इलाकों की हकीकत बयान करता है, जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और जानलेवा बीमारी से जूझने को मजबूर हैं। कालाहांडी में पानी के लिए हाहाकार मचा है। जिस जिले में आजादी के 70 साल बाद भी लोग 2 बूंद स्वच्छ पानी के लिए तरस, वहां विकास की बातें बेमानी है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को रोशनी कैसे कह दूं? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाश भी नहीं। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कालाहांडी, ओडिशा। सोमवार को आर्मेनिया और पोलैंड की 5 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी येरेवन पहुंचे। आज उपराष्ट्रपति का आर्मेनिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझौते भी होने हैं। 2 दिनों तक येरेवन में रहने के बाद उपराष्ट्रपति पोलैंड के लिए रवाना होंगे।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। हवाई अड्डे पर आर्मेनियाई विदेश मंत्री एडवर्ड नालबंडियन ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। मोहम्मद हामिद अंसारी का 26 अप्रैल तक आर्मेनिया में रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान उनका आर्मेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समेत शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। They've always been very well disposed towards us. We have no quarrels with them, and we look forward to their support bilaterally and internationally. UN में इन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया है, so they are good friends to have. येरेवन में उपराष्ट्रपति आज आर्मेनिया के जनसंहार स्मारक जाकर श्रद्धांजलि देंगे। ये स्मारक ऑटोमान सरकार द्वारा कराए गए अल्पसंख्यक आर्मेनियों के संहार की याद में तैयार किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति येरेवन विश्वविद्यालय में छात्रों को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच नेताओं का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू से ही लगा रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 26 अप्रैल को यात्रा के अगले पड़ाव में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के लिए रवाना होंगे। एक MOU साइन कर रहे हैं। इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, गोल्ड टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत अच्छी है, इसलिए कि इनके यहाँ कोल माइनिंग बहुत होती है और क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में हमारा इनके साथ एक वर्किंग ग्रुप है। पोलैंड यात्रा के दौरान NSG में शामिल होने के भारत के प्रयासों पर विचार विमर्श होने की भी संभावना है। पोलैंड के साथ भारत का $3 अरब का सालाना कारोबार है। कई भारतीय निवेशकों की पोलैंड में कारोबारी गतिविधियां भी हैं। उपराष्ट्रपति के साथ एक संसदीय शीर्षमंडल भी दोनों देशों की यात्रा पर है। भारत और आर्मेनिया के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 25 साल पूरे होने को आए हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय और अनिर्बान के साथ ही वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय के साथ मैं कृति मिश्रा, येरेवन, राज्यसभा टीवी। भारतीय कंपनियों पर H-1B वीजा में अधिक जिम्मेदारी के लिए जाने के अमेरिका के बयान पर नैस्कॉम ने आपत्ति जताई है। नैस्कॉम भारतीय IT कंपनियों का शीर्ष संगठन है। नैस्कॉम ने कहा कि जिन भारतीय कंपनियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्होंने 2014-15 में अमेरिका की तरफ से दिए गए कुल H-1B वीजा का महज 8.8% ही हासिल किया था। जहां तक अमेरिका की तरफ से दिए गए कुल H-1B वीजा का सवाल है तो इसका 20% ही भारतीय IT कंपनियों को मिला है। नैस्कॉम ने यह भी कहा है कि भारतीय IT कंपनियां अमेरिका में तकरीबन 5 लाख अमेरिकी नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर काम देती हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि भारतीय कंपनियों की वजह से अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री अब्दुल्ला हबीबी और सेना प्रमुख कदम शाह शाहीम ने सोमवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को सेना पर तालिबान के सबसे बड़े हमले के बाद दोनों ने इस्तीफा दिया है। इसमें 130 से ज्यादा जवानों की जान गई थी। हमले के बाद अफगान नागरिकों में बेहद गुस्सा है और दोनों के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले साल सेना और पुलिस के करीब 6,800 जवान आतंकी हमलों में मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस काबुल के दौरे पर हैं। सुरक्षा बलों पर तालिबान के आतंकी हमले के बाद जिम मैटिस की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रविवार को हुए आतंकी हमले में 130 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव का दौरा अफगानिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के कथित आतंकी ठिकानों पर अपना सबसे बड़ा बम फेंका था। अफगानिस्तान में करीब 8,500 अमेरिकी सैनिक अभी भी तैनात हैं। अमेरिका ने सीरिया सरकार पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सीरिया सरकार के 271 कर्मचारियों को काली सूची में डाल दिया है। ये सभी कर्मचारी सीरिया के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र से जुड़े हैं, जो सीरिया की बशर अल असद सरकार के लिए रासायनिक हथियार बनाने का काम करते हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी सीरिया के रासायनिक हथियार कार्यक्रम से 5 साल से ज्यादा समय से जुड़े हैं। इन प्रतिबंधों को हाल ही में नागरिकों पर किए गए रासायनिक हमले के जवाब में देखा जा रहा है। प्रतिबंध के तहत अमेरिकी बैंकों को यह आदेश दिया गया है कि वो इन कर्मचारियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दें और अमेरिका की कोई कंपनी इनके साथ किसी तरह का व्यापार ना करे। OFAC has targeted these 271 employees because they have expertise in chemistry and related fields or have worked in support of chemical weapons programs since at least 2012. Today's action
less than 3 weeks after the attack on Khan Shaykhun is one of the largest ever executed by OFAC. जाने माने निर्देशक और अभिनेता के विश्वनाथ को साल 2016 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के इस दिग्गज कलाकार को 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, 11 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड और दूसरे फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। के विश्वनाथ सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने सरगम, संजोग समेत कई हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। के विश्वनाथ का जन्म 19 फरवरी 1930 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत तकनीकी सहायक के तौर पर की। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 3 मई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और खेल की दुनिया से एक अहम खबर, भारत की शॉटपुट एथलीट मनप्रीत कौर ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। चीन के जिनहुआ में एशियाई ग्रां प्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले चरण में मनप्रीत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मनप्रीत ने 18.86 मीटर गोला फेंका, जो उनके 2015 में बनाए गए पिछले नेशनल रिकॉर्ड 17.96 मीटर से लगभग 1 मीटर ज्यादा है। इसी के साथ मनप्रीत ने इस प्रदर्शन के साथ ही लंदन में अगस्त में होने वाली IAAF विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। और अब आखिर में हेडलाइंस। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज, हमले में CRPF के 25 जवान शहीद, 7 घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे दौरा। AIADMK के दोनों धड़ों में फिर अटकी बात, पनीरसेल्वम गुट का भ्रामक प्रचार का आरोप, पलनीसामी गुट ने नकारे आरोप। CBSE ने खत्म की मॉडरेशन नीति, मुश्किल सवालों के लिए अब नहीं मिलेंगे ग्रेस नंबर, उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे उपराष्ट्रपति, दोनों देशों के बीच आज होंगे व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझौते, आपसी रिश्तों की मजबूती पर जोर। के विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के अवार्ड, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए सम्मान, 3 मई को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।